सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा के अंदर जब से कांग्रेस 2 टर्म से लगातार 3 टर्म से हार हुई है, तब से राहुल गांधी दिन रात ये सोच रहे हैं और ये चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कैसे कांग्रेस की सत्ता वापसी लाई जाए, लेकिन उनकी यहाँ चल नहीं रही। हालांकि उन्होंने संगठन के निर्माण के लिए जो प्रक्रिया अडॉप्ट की है वो बहुत बढ़िया थी और उनका ये सोच था कि जो निर्विरोध होंगे या फिर जो निष्पक्ष होंगे उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, और इसलिए उन्होंने 21-22 पर्यवेक्षक भी लगाए थे। लेकिन अब जैसे उनकी इस योजना पर पलिता हरियाणा के स्टेट लेवल के जो लीडर उन्होंने लगाया है, उससे न सिर्फ वे पर्यवेक्षक डर चुके हैं बल्कि राहुल गांधी भी बेबस हो चुके हैं कि हरियाणा के अंदर उनकी ये योजना भी फेल होने लग रही है। और जैसे जो इनके आपस की फूट की राजनीति थी और जो नेता अपने अपने एरिया में पावरफुल थे, वो नेता अपने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और दूसरे बनवाने जा रहे हैं और ये शायद इसको मंजूरी मिल भी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हालत पहले थे हरियाणा कांग्रेस में, वही हालत अब भी रहने जा रहे हैं। और भले ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या संगठन बना दिया जाए, लेकिन आपस में जो कांग्रेस की सिर फुटबॉल की एक दूसरे के पर काटने की, एक दूसरे की जड़ खोदने की जो प्रवृत्ति है वो रहेगी। और अगर रहेगी तो क्या लगता है कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है? तो इस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अगले विधानसभा चुनाव होंगे 2029 में, 2029 तो क्या 2034 छोड़िए 2039 में भी यही हालत रहे तो कांग्रेस हरियाणा के अंदर सत्ता में नहीं आ पाएगी। तो फिर अब सवाल ये उत्पन्न होता है दोस्तों कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस सत्ता में आ जाए? तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि तरीका है, बिल्कुल है, लेकिन वो राहुल गांधी को अपनाना पड़ेगा। और अगर वो सफल हो जाते हैं इस तरीके में, तो मैं ये समझता हूँ कि अगले 4 साल के बाद जो इलेक्शन होंगे, यानी 2029 के अंदर जो इलेक्शन होंगे, उसी में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। तो आप पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या तरीका है? तो दोस्तों, इसका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा कांग्रेस की और बीजेपी की पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। तो कांग्रेस और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है ना, वो बिल्कुल एक जैसी है। एक जैसी का तात्पर्य ये है कि जो आपस में एक दूसरे के पर काटने की, एक दूसरे को कमजोर करने की, एक दूसरे को पार्टी से बाहर करने की जो प्रवृत्ति कांग्रेस के अंदर है ना, वही बीजेपी के अंदर भी है। और इसमें भी जो नेता हैं वो दूसरे जो बड़े नेता हैं उनके पर काटने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इलेक्शन में टिकट उनके समर्थकों को की काट देते हैं, नहीं टिकट देते ताकि उसकी वो हो जाए, पकड़ कमजोर हो जाए कार्यकर्ताओं के ऊपर। लेकिन एक समानता भी है और एक अंतर भी है। अंतर तो ये है दोस्तों कि दोनों जो पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस के अंदर तो ये है कि हरियाणा के जो स्टेट लेवल के लीडर हैं उनके सामने कांग्रेस हाईकमान की या राहुल गांधी की नहीं चलती। और बीजेपी के अंदर ये अंतर है कि बीजेपी के अंदर जो पार्टी हाईकमान है यानी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, उनकी चलती है और उनकी इच्छा के बगैर स्टेट लेवल के लीडर कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर समानता क्या है? समानता ये है कि जो बागी लीडर हैं जो पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, उनको राहुल गांधी भी गले लगाना चाह रहे हैं और जो बीजेपी के पार्टी हाईकमान अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, वो भी उनको गले लगाना चाह रहे हैं। लेकिन एक डिफरेंस और है कि कांग्रेस के अंदर ये जो पॉलिटिक्स है ये सिर्फ स्टेट लेवल के लीडर के ऊपर हो रही है और इसमें राहुल गांधी की सहमति नहीं है। लेकिन बीजेपी के अंदर जो इस तरह की पॉलिटिक्स नेताओं को कमजोर करने की हो रही है, वो पार्टी हाईकमान के इशारे से हो रही है। तो दोस्तों, ये मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि वो क्या चल रहा है। और मैंने कहा था अभी कि ऐसा कौन सा रास्ता है कि कांग्रेस सत्ता में आ जाए हरियाणा के अंदर, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा मेरी इस विवेचना के अंदर खुद ही। तो वो कैसे मिल जाएगा कि मैं 3 नेताओं के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, आपको 3 नेताओं के बारे में बताना चाहूँगा। वो 3 नेता कौन से हैं? सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा राव इंद्रजीत का, और दूसरा मैं नाम लेना चाहूँगा कुलदीप बिश्नोई का, और तीसरा नाम लेना चाहूँगा मैं नवीन जिंदल का। तो थोड़ा सा हम इनकी पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो राव इंद्रजीत हैं, वो दक्षिणी हरियाणा के यानी अहिरवाल के बहुत बड़े नेता हैं। इतने बड़े नेता हैं कि वो उत्तरी हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा भी नहीं है, यानी भूपेंद्र हुड्डा से ज़्यादा पकड़ राव इंद्रजीत की है।
लेकिन राव इंद्रजीत हैं वो कांग्रेस के थे पहले, लेकिन वो 2014 में जब उनको ये दिखाई दिया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और उनको लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बना देंगे उनको, जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी पार्टी हाईकमान है, वो उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन उनको सेंटर में मिनिस्ट्री दे दी गई और लगातार 3 बार उनकी जो ये इच्छा है उसको मार के ने, और 3 बार उनको सेंटर में जो किया गया उससे वो अच्छे खासे नाराज हैं। और वो क्या किया गया मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि उनके जो ताकत, वो जो शक्ति संतुलन है ना, उसको कम करने के लिए ये राव इंद्रजीत की और मनोहर लाल खट्टर की ये नहीं बनती। जैसे भूपेंद्र हुड्डा की और बगावती गुट की आपस में, इसी तरह राव इंद्रजीत और मनोहर लाल खट्टर की। और मनोहर लाल खट्टर जी है वो राव इंद्रजीत की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। और इस चुनाव में 2024 के चुनाव में तो ये स्पष्ट दिखाई दे गया था कि जब राव इंद्रजीत 15 सीटों के ऊपर उनका प्रभाव है, और वो कम से कम 15 टिकट चाह रहे थे अपने समर्थकों के। लेकिन जब पार्टी हाईकमान ने, यानी इसने मनोहर लाल खट्टर ने और ऊपर से पार्टी हाईकमान ने जब उनको मना किया कि 15 नहीं दी जाएंगे, तो लास्ट में उन्होंने 7 सीटों के ऊपर अड़ गए थे वो कि 7 सीटें तो दी जाएंगी, लेकिन 7 भी नहीं देगी उनको, 5 समर्थकों की उनको सीट दी गई। इससे वो अच्छे खासे नाराज थे। और अब जो उनकी उम्र है वो 75 साल की, 76 साल की हो चुकी है, और अगले विधानसभा में 4 साल का टाइम है, तो यानी उस टाइम तक उनकी उम्र हो जाएगी 80 साल की, और वो राजनीतिक करने के लायक उनकी ज़्यादा उम्र नहीं बचेगी। और उनकी जो लड़की है आरती राव, वो इतनी ज़्यादा कद्दावर नहीं है, इतनी ज़्यादा उनकी पकड़ नहीं है। अब भी अगर उनकी पहचान है तो वो राव इंद्रजीत की बेटी के रूप में उनकी पहचान है, अब अलग से पहचान उनकी नहीं है। तो राव इंद्रजीत है ना, किसी भी तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं किसी भी कीमत पर। लेकिन अगर राहुल गांधी उनको पार्टी ज्वाइन करवाते हैं तो वो सिर्फ एक ही बेस पा सकते हैं, और वो है मुख्यमंत्री का पद। अब राहुल गांधी को क्या करना चाहिए इसकी वजह में, और जो 2 नेताओं का नाम लिया था पहले उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। तो एक है कुलदीप बिश्नोई, जो दूसरे नेता हैं। कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में जब उनको ये दिखाई दिया कि भूपेंद्र हुड्डा गुट है, ये उनको राजनीति नहीं करने देगा, ये सफल नहीं होने देगा, तो वो अंत में चले गए बीजेपी के अंदर। लेकिन बीजेपी में जो उनका जो कद था ना, वो उल्टा जिस दिन से गए हैं वो विधानसभा चुनाव के बाद उनका घट गया। क्यों? क्योंकि वो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में थे, और उनको ये सोच था कि आदमपुर और उसके साथ नालवा या जो दूसरा विधानसभा क्षेत्र है उसमें वो बीजेपी के उम्मीदवारों को जिता देंगे। जबकि वो खुद ही, उनका लड़का था भव्य बिश्नोई था, वो खुद आदमपुर से चुनाव हार गया। तो जब उनका खुद का लड़का, वो भी उनका एक ऐसा एरिया जहाँ 57 साल से भजनलाल परिवार जीतता रहा है, और 57 साल में पहली बार जब यानी इतनी पकड़ उनकी इतनी कमजोर होगी कि वो अपने लड़के को नहीं जीता पाए, तो बीजेपी में ओबियसली है कि उनका कद कम हुआ ही हुआ है। दूसरा फिर उनकी ये कंडीशन थी कि अगर वो बीजेपी में आते हैं तो उनको राज्यसभा की सीट दी जाएगी, उनको राज्यसभा की सीट भी नहीं दी गई, तो इसलिए भी वो नाराज है। तीसरा फिर यह है कि कुलदीप बिश्नोई है कि बिश्नोई महासभा है उस क्षेत्र के अंदर, बिश्नोई समुदाय के अंदर, तो उसके अंदर कुलदीप बिश्नोई को पद से हटा दिया गया, जो कि उसके संरक्षक के पद के ऊपर थे, और उनको काफी अधिकार प्राप्त थे, एक छत्र नेता हुआ करते बिश्नोई समुदाय के, लेकिन उनको उस पद से हटा दिया गया। तो उसके पीछे वो मानते हैं कि बीजेपी की राजनीति है, तो इस हिसाब से वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से बीजेपी छोड़ी जाए। अच्छा, तीसरे नेता है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल, ये बात ठीक है कि अब की बार वो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, और उनकी माँ सावित्री जिंदल है, वो कांग्रेस से जब उनको टिकट नहीं मिली बीजेपी से तो कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रही थी, लेकिन नवीन जिंदल के द्वारा बीजेपी ने दबाव डाल के ना उनको वापस बीजेपी में रहने दिया, लेकिन टिकट भी शायद नहीं देगी। तो उनका जो रुतबा है ना वो भी काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि जितने बड़े वो उद्योगपति हैं, और हिसार की बजाय जैसे उनको कुरुक्षेत्र भेजा गया, तो उससे उनको ये लग रहा है कि बीजेपी में उनकी जो पूछ है, उनका मान सम्मान है, वो कम हो चुका है। तो ये 3 ऐसे नेता हैं दोस्तों कि इनकी अपने एरिया पे पकड़ तो है, लेकिन बीजेपी के अंदर ये छटपटा रहे, और बीजेपी खासकर राव इंद्रजीत की जो ताकत है वो उसको जो मनोहर लाल खट्टर जी, और उस मनोहर लाल खट्टर के बाद अभी जो आजकल में रेवाड़ी के अंदर नायब सैनी सिंह गए थे, और जो उन्होंने शिकायत की थी, उसके बावजूद भी नायब सैनी ने राव इंद्रजीत को कोई भाव नहीं दिया। तो ऐसे में वो ये चाह रहे हैं कि उनको कोई एक सेफ पार्टी मिले। तो अगर
राहुल गांधी उनसे मिलकर किसी भी तरीके से अगर उनको कांग्रेस में ले आते हैं तो ये तो ओबियसली है कि भूपेंद्र हुड्डा तो उनसे नाराज होंगे ही होंगे। लेकिन उसका असर क्या पड़ेगा मैं बताना चाहूँगा। राव इंद्रजीत की जो पकड़ है ना वो कम से कम 14 से 15 सीटों के ऊपर तो है ही है, और भूपेंद्र हुड्डा की जो पकड़ है वो पहले थी 3 जिलों के अंदर, ओल्ड रोहतक का मतलब है रोहतक, झज्जर और सोनीपत। लेकिन सोनीपत जिले ने साथ छोड़ दिया भूपेंद्र हुड्डा का। अब 4 सीटें तो हैं रोहतक विधानसभा क्षेत्र में, 4 सीटें हैं झज्जर में, और 1 सीट ऐसी है बड़ौदा की सीट है जिनके ऊपर भूपेंद्र हुड्डा का वो है उम्मीदवार जीता हुआ। लेकिन झज्जर से बहादुरगढ़ के अंदर भी उनका उम्मीदवार हार चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि उनका सिर्फ 8 सीटों के ऊपर प्रभाव कह सकते हैं। अगर राव इंद्रजीत जी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो ओबियसली है भूपेंद्र हुड्डा तो नाराज होंगे ही होंगे, और हो सकता है कि वो पार्टी छोड़ दे। तो ऐसे में अगर राव इंद्रजीत को सीएम पद का ऑफर दिया जाए, अगर सीएम बनाने की उनकी राहुल गांधी की तरफ से प्रस्ताव आए कि उनको सीएम बनाया जाएगा, तो दक्षिणी हरियाणा के अंदर हालांकि जो मनोहर लाल खट्टर ना उनके पर काटने के लिए उनके विरोध में जो नेता हैं वो उतारे हुए हैं, और जैसे राव नरवीर है, सुधा यादव है, रणधीर कापड़ीवास है, भूपेंद्र यादव हैं, ये कुछ ऐसे नेता हैं जो राव इंद्रजीत का विरोध करने लग रहे हैं, और ये मनोहर लाल खट्टर जी की शय पे उनका विरोध करने लग रहे हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी उनको मुख्यमंत्री का पद का दावेदार बनाते हैं तो पूरा का पूरा दक्षिण हरियाणा है वो राव इंद्रजीत के साथ इकट्ठा हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा। और जो उनकी हसरत थी कि उनके पिताजी चौधरी राव वीरेंद्र सिंह जी थे वो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे, तो वो भी एक बात तो ये चाहेंगे कि वो कम से कम अपने जीवन में एक बार तो हरियाणा का मुख्यमंत्री बने ही बने। और राहुल गांधी उनको ये ऑफर देते तो मैं समझता हूँ कि राव इंद्रजीत कांग्रेस में आ सकते हैं। और ऐसे में अगर भूपेंद्र हुड्डा नाराज होते हैं तो उससे कांग्रेस को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और जहाँ तक ये विरोधी गुट है ये भी राव इंद्रजीत के साथ एक बार तो कम से कम जुड़ेगा ही जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये विरोधी गुट भी एक बार तो चाहेगा कि भूपेंद्र हुड्डा का किसी तरह पत्ता साफ हो। अब बारी ये आती है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा ऐसी सिचुएशन आती है और भूपेंद्र हुड्डा नाराज होकर दूसरी पार्टी बनाते हैं या बीजेपी में जाते हैं, तो बीजेपी में जाने का तो मुझे कोई चांस लगता नहीं। हाँ, दूसरी पार्टी में अगर जाते हैं तो आज तक जितने भी नेता कांग्रेस की जो कांग्रेसी मूल के थे वो कांग्रेस छोड़ के अलग उन्होंने पार्टी बनाई, वो हमें फेल हुए हैं। सबसे पहले तो मैं भूपेंद्र हुड्डा के पिताजी का नाम लेना चाहूँगा। 1969 में या 67 में या 68 में चौधरी रणवीर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही उन्हें वापस आना पड़ा था। और फिर जो भजनलाल है वो गए थे तो उनके लड़के भी कहीं के नहीं रहे, लास्ट में वो बीजेपी में जाकर आज फिर वापस आना चाह रहे हैं। चौधरी बंसी लाल थे, उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का निर्माण किया था कांग्रेस छोड़कर, लेकिन उसके बाद फिर उनके लड़के को सुरेंद्र को कांग्रेस में ही शामिल होना पड़ा। और फिर उसके बाद उनकी पुत्र वो भी कांग्रेस में ही थी, और कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में गई है वो। तो जो नेता एक बार कांग्रेस को छोड़ के गया है वो कभी भी सफल नहीं हुआ है, एक देवीलाल को छोड़ के। बाकी जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे या तो फेल हुए हैं या वापस आए हैं। तो इसलिए भूपेंद्र हुड्डा की परवाह नहीं करनी चाहिए राहुल गांधी को। और मेरा ये मानना है कि अब की बार उनको ये दाव खेल लेना चाहिए राव इंद्रजीत को। वैसे भी उसकी उम्र तब तक 80 साल की हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी अपनी विवेचना है राव इंद्रजीत जी एक्सेप्ट करेंगे और हरियाणा के अंदर अगली सरकार वो कांग्रेस की बन सकती है। और ये जो बगावती गुट है या कांग्रेस जो पार्टी के ऊपर कब्जा जमाए बैठे हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को ये दाव खेल लेना चाहिए। और अगर वो सफल हो जाते हैं तो 2029 के इलेक्शन में कांग्रेस की सत्ता आने से कोई नहीं रोक सकता, बीजेपी नहीं रोक पाएगी। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये विवेचना पसंद आई होगी। अगर आपको लगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरी ये विवेचना है ये गलत है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके साथ ही एक बार आपका फिर से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।